अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरीक़ा से हमारा बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। एक आपको आइडिया भी लग जाएगा परीक्षा में आपको कैसा कैसा प्रश्न आता है और कैसा आप बना पा रहे हैं और क्या क्या फॉर्मूला का यहाँ पर ज़रूरत हो रहा है, सारा चीज़ को हम लोग सीख लेंगे। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 21 से 40 तक पहुँचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से रिवाइज के तौर पर एक बार देख ही लेते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का सूत्र याद रखना है, VE बराबर √2GR ऐसा आता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, √2GR, है ना। अगला प्रश्न क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के लिए संदर्भ में सही है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो देखिए कहता क्या है, G हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या G का वैल्यू सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम होगा? तो G का वैल्यू कितना होता था? G बराबर होता था 6.67 गुना 10 की घात -11। और इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता था? G m1 m2 बट्टा r²। तो अगर यहाँ से G को निकाला जाए तो F r² बट्टा m1 m2। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का किलोग्राम को ना किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर ऊपर चल गया, किलोग्राम का घात -2। तो इसका मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये तो कौन सा पद्धति में है? तो ये MK सिस्टम में है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो कहता है G हैज़ द सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या सभी मात्रकों की पद्धति में इसका सेम ही वैल्यू होगा? तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही हम लोग CGS में जाएंगे तो इसका वैल्यू तो अलग हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदलेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ G इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में G का वैल्यू हर जगह पर समान है। हाँ ये सही बोल रहे हैं, सही बात है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय जॉनस कैपलर। तो ये कहता है G का जो मान है वो सबसे पहले प्रायोगिक रूप से जॉनस कैपलर द्वारा दिया गया था। तो ये गलत बात है, यह दिया गया था लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा, लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था, है ना। G का वैल्यू की उतना होता है, तो ये भी गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। अगला कहता है G इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो G वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है और ये स्केलर है ना। तो ये भी सही नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ G, G का वैल्यू हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है ना। तो ये सही होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। सबस्टांसेज व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। हिंदी में कहता है वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम खींचा जा सकता है, जितना चाहे उतना विकृति कर सकते हैं, उतना ज़्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं, तो वैसा वस्तु कहलाता है आपका प्रत्यास्थल। क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थलक, प्रत्यास्थ वस्तु, है ना। अंग्रेजी में कहलाएगा इलास्टोमर्स। नाम से पता चल रहा है इलास्टिक जैसा, इलास्टोमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का अनुपात जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? अपरूपक प्रतिबल हिंदी में कहता है कि अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग शियर मॉडुलस, या फिर अंग्रेजी में कहता है अपरूपण गुणांक, है ना। अपरूपण गुणांक कहा जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। यूनिट ऑफ थ्रस्ट, यूनिट ऑफ थ्रस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं प्रणोद का मात्रक होता है। तो जो थ्रस्ट है ना वो भी एक टाइप का फोर्स है, एक प्रकार के बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं या फिर थ्रस्ट कहते हैं। तो इसका भी मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक होता है, मतलब इसका सही उत्तर होगा न्यूटन, है ना। न्यूटन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर। तो इनमें से कौन सा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है गॉज प्रेशर को मापने के लिए? गॉज दबाव मतलब क्या होता है, गॉज दाब क्या होता है उसको समझते थोड़ा। देखिए वायुमंडलीय दाब जो है उसकी तुलना में कोई द्रव का दाब कितना अधिक है या कितना कम है ना, तो उसको मापने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर का। किसका? मैनोमीटर का, दाबांतर मापी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनोमीटर।
तो ये सही होगा। अगर मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब x है, मान लेते हैं x है और द्रव का दाब उससे अधिक है, तो वो जो दाब होगा गॉज प्रेशर में वो प्लस होगा, ठीक है। और अगर कम है, दाब कम है, वायुमंडलीय दाब से भी कम है कोई द्रव का दाब समझने के लिए, तो वो किस में माना जाएगा, माइनस में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दाबांतर माप। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ताप या चालकता का ऐसे मात्रक है। तो ताप या चालकता का ऐसे मात्रक होता है वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन, है ना, वाट पर मीटर पर केल्विन। और वाट को ही क्या कहते हैं, तो वाट को कहते थे जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड वाट की जगह लिख दिया प्रति मीटर प्रति केल्विन। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला, जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन, है ना। वाट को ही इसमें जूल प्रति सेकंड के रूप में लिख दिया गया। तो याद रखना है ताप या चालकता का ऐसे मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। अगला प्रश्न कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह क्या चीज़ को दर्शाता है। तो याद रखना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता था, dq बराबर du प्लस dw। जितने भी जो ऊष्मा प्रदान की जाती थी वह दो भाग में बंट जाते थे, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती थी और दूसरा उसके द्वारा किया गया कार्य होता था, है ना। तो जो ऊर्जा का संरक्षण कहने बात हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा फिर से प्राप्त ऊष्मा के रूप में आ जाएगा। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखना है फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जिसको हम लोग समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं, उसमें याद रखना है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आयतन नियत होता है। यह सही उत्तर होगा। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 29, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो एक परमाणु वाला अगर गैस है तो तीनों अक्ष में गति कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, याद रखना एकदम। कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। और यही चीज़ अगर डायटोमिक एटम होता तो उसके लिए 5 होता है, एक के लिए 3, 2 के लिए 5 होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स, रियल गैस मतलब वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। तो कब करता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब होता है एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगा। एक आदर्श गैस की भांति तब व्यवहार करता है जब टेम्परेचर जो है वो बहुत उच्च होगा और प्रेशर जो है वो बहुत निम्न होगा, ठीक है। जब तापमान बहुत उच्च और दाब बहुत निम्न होता है तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, ये वाला सही, डी। दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, तो याद रखना है टाइम पीरियड, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड और इसका आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 सेकंड। और इसका अगर आवृत्ति पूछता तो आवृत्ति क्या हो जाता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है तो 1/2 मतलब हो जाता है 0.5 हर्ट्ज। तो आवृत्ति अगर पूछेगा तो 0.5 हर्ट्ज सही होगा सेकंड पेंडुलम का, और अगर आवर्तकाल पूछेगा तो 2 सेकंड सही होगा, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सरल आवर्त गति का गति समीकरण है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सा सही होगा। देखिए सरल आवर्त गति में अगर समीकरण को मान लिया जाए x बराबर a sin ओमेगा t, जो इसका विस्थापन है, ठीक है। यहाँ पर सब में देखिए 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया, d2x बाई dt स्क्वायर, कितना बार किया गया, 2 बार। तो 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है बस, देखिए करके देखिए। तो एक बार अगर dx बाई dt कर दिया जाए तो d बाई dt a sin ओमेगा t, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो dx बाई dt का वैल्यू कितना मिला, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका और एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो d2x बाई dt स्क्वायर बराबर d बाई dt किसका कर देंगे,
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक बार ना कर दे रहे हैं इसका, एक बार तो पहले ही कर चुके थे, तो ए साइन ओमेगा टी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था, एक बार फिर से कर दे रहे हैं क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। करके देखिए, ए और ओमेगा बाहर, तो डी बाई डी टी किस पर ऑपरेट करेगा, कॉस ओमेगा टी पर। तो ए ओमेगा, ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का आ जाता है माइनस साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसको लिख दीजिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखिए शुरू में क्या माना गया था, ए साइन ओमेगा टी बराबर एक्स माना गया था, तो ए और साइन ओमेगा टी की जगह कितना रख सकते हैं, एक्स, तो बराबर कितना मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इतना की जगह एक्स रख दिया, ए और साइन ओमेगा टी की जगह एक्स, ए और साइन ओमेगा टी की जगह एक्स। तो किसको हल करके मिल रहा था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को, है ना। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए ये वाला सही है ना। तो ये समीकरण होता है सरल आवर्त गति का। कैसे, तो x को एक बार डिफरेंशिएशन किया, x को दो बार डिफरेंशिएशन किया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हल करके आपको मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स मतलब कितना, ए साइन ओमेगा टी। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। हिंदी में कहता है निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है, अपने अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन, स्वतंत्र रूप से निलंबित वह क्षण चुंबक जिसकी एन एस यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, घड़ी की सुइयों की गति, तो घड़ी का सुई भी तो घूम रहा है, स्वतंत्र अगर रूप से क्षण चुंबक को अगर घुमा दिया जाए तो वो भी तो ऐसे ऐसे घूमता है, पृथ्वी का तो अपने अक्ष पर घूर्णन हो ही रहा है, तो कौन सा नहीं है सरल आवर्त गति, ये वाला नहीं है पूछा है। तो धनुष से निकला हुआ तीर वो तो सीधे नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या आता है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ध्वनि तरंग किस में तीव्रतम गति करती है, तो ध्वनि तरंग जो है वह ठोस में तीव्रतम गति करती है, किस में, ठोस में सबसे तीव्र गति करती है, याद रखना। निर्वात में तो गति नहीं करती है। और ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है, ट्रांसवर्स वेव को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग, है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या रहता है, तो अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट भी होता है और ट्रॉफ भी होता है, तो श्रृंग भी होता है और गर्त भी होता है। इसको कहते हैं हम लोग श्रृंग, और इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में गर्त, क्रेस्ट ट्रॉफ। और रेयरफेक्शन ऑफ कॉम्प्रेशन किस में होता है, तो ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में रेयरफेक्शन ऑफ कॉम्प्रेशन होता है, और ट्रांसवर्स वेव में होता है आपका क्रेस्ट और ट्रॉफ दोनों होता है ना। अनुदैर्ध्य तरंग में होता है विरलन और संपीड़न, उसी को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में विरलन और संपीड़न होता है, और अनुप्रस्थ तरंग में होता है आपका शीर्ष और गर्त बनता है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, तो करके देखते हैं हम लोग। देखिए इधर ले लिया समय, इधर ले लिया वेग, इसका ढलान, तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा था, इसके ढलान को हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। जब भी ढलान निकाला जाता है, जब भी स्लोप निकाला जाता है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व या फिर ग्राफ कह सकते हैं, तो ये क्या देगा, तो ये जो अक्ष है इसमें तो वेलोसिटी होगा, वेग इसी के ना समांतर, और ये वाला किसको बता रहा है, समय को बता रहा है, तो यहाँ पर टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से निकाल दीजिए आप टेन थीटा, जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग टेन लेते हैं, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये जो ढाल है वो क्या चीज़ को बता रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया भी, ये ना हो रहा है परपेंडिकुलर, और आधार बेस टी, तो वेग बट्टा समय क्या आ जाता है, त्वरण, क्या होता है त्वरण। तो याद रखना है वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, एक्सेलरेशन। इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन को, है ना, ऐसा क्वेश्चन होगा बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, जी का वैल्यू कितना लेने बोला, 10 मीटर पर सेकंड। इसको एक गेंद को लंबवत रूप से, लंबवत मतलब ऐसे सीधे फेंका जा रहा है,
20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो इसे हम लोग बोर्ड में समझते हैं, है ना। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 2 सेकंड समय दिया हुआ है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 सेकंड दिया है। कितना सेकंड 2 सेकंड, हाँ ठीक है। और जी का वैल्यू 10 बोल रहा है, 2 सेकंड और जी का वैल्यू कितना बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। और कैसे फेंका गया है गेंद को? गेंद को सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -g। तो दूरी के लिए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ये सूत्र होता था। तो एस का वैल्यू ज्ञात करना है। यू का वैल्यू कितना है 20, टी का वैल्यू 2 हाफ, एक जगह कितना रख सकते हैं -g और टी स्क्वायर। -g क्यों लिया? क्योंकि इसको ऊपर फेंक रहे हैं, अगर यही गेंद नीचे गिरता तो ये g का वैल्यू प्लस हो जाता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 40 प्लस g का वैल्यू रख दीजिए 10 बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, बट्टा 2 गुना समय कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 40 इससे काट दीजिए 5 बार में, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 20, तो 40 में से 20 घट गया 20 मीटर आंसर। तो कितना दूरी तय करेगा 2 सेकंड में? 20 मीटर की दूरी तय करेगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो हो जाएगा 20 मीटर, ये सही है ना, ऐसा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो सदिश हो जाएगा। अगला प्रश्न, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड? हिंदी में क्या कहता है? यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो समझिए बात को, अगर कोई एक बिंदु A है, यहाँ से कोई वस्तु B तक गया और वापस A तक पहुँच गया, तो पर भी हम लोग क्या कहेंगे? तो पर भी हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, लेकिन जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो 0 नहीं है, वो तो तय हो जाएगा। और दूसरा स्थिति क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 होने का? मान लेते हैं बिंदु A पर था और ये 10 सेकंड बाद भी बिंदु A पर ही है, तो पर क्या डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस भी, या तो गया ही नहीं ना कहीं, वहाँ का वहीं रह गया, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी 0। तो हम लोग क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है। अगर देखिए मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं यहाँ तक से यहाँ गया, वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया पहली स्थिति में, तो मेरा विस्थापन क्या हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं ना हुआ, क्योंकि वहाँ से वहाँ तो दूरी तय किया है। लेकिन अगर हम यहाँ के यहीं रह गया तो पर भी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड? इट मे और मे नॉट बी 0। तो दूरी जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे दूसरा वाला में 0 हो गया था, डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस भी 0, लेकिन पहला वाला स्थिति में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा था, डिस्टेंस 0 नहीं हो रहा था। अगला प्रश्न चलता है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 2 cars A and B are moving with velocities 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? प्रश्न कहता है 2 कारें A और B 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही हैं। तो कार A कार B दोनों गति कर रहा है, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, आगे बढ़ रही है। यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही हैं, मान लेते हैं एक ही सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो कार बी की तुलना में कार ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा? तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। और एकदम याद रखना है आपेक्षिक वेग में जब भी दो वस्तु जब एक दिशा में गति करती है तो दोनों का वेग आपस में घट जाता है, और जब विपरीत दिशा में आता है तो वेग जुड़ जाता है। आपेक्षिक वेग या फिर रिलेटिव वेलोसिटी में इतना को याद रखना है। ऐसा इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग कभी अनुभव किए होंगे, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलता है तो गुजरने में बहुत समय लगता है,
है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। और जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आता है तो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, लगता है कि अपना वेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब दोनों एक दिशा में गति कर रहे हैं तो दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घटा देना है। तो 100 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ए वाला सही हो जाएगा, है ना। आपेक्षिक वेग जब एक दिशा में होगा घटेगा, जब विपरीत दिशा में होगा आपेक्षिक वेग जुड़ जाता है, बस इतना याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और भी हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, आप लोग उसको देखिए और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। एग्जाम तक में हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू।